बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। आज की अहम खबर यह है कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की जो हलफ बर्दारी का मामला है उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने जो कल फ़ैसला महफूज किया था वो जारी कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने तजवीज़ दी है कि गवर्नर हलफ लें या कोई अपना नुमाइंदा नामज़द करें अगले 24 घंटों में हलफ बर्दारी के लिए। तो क्या आप गवर्नर हमज़ा शहबाज से हलफ लेंगे या नुमाइंदा नामज़द करेंगे? दस्तयाब मालूमात ये बताती हैं कि शायद ऐसा गवर्नर करने के मिजाज में नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ये कहता है कि 25 दिनों से सूबे को फ़आल हुकूमत के बगैर चलाया जा रहा है। हलफ बर्दारी में किसी न किसी बहाने ताख़ीर की जा रही है जो जमहूरी इक़दार बल्कि आइन के भी मुनाफी है। गवर्नर 28 अप्रैल को इससे कबल हलफ के अमल की तकमील को यकीनी बनाए। दूसरी जानिब हम देखते हैं गवर्नर तो नहीं ले रहे हलफ, लेकिन सदर ममलिकत अब हलफ बर्दारी के इवेंट्स में हमें दिखाई दे रहे हैं। आज उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी वफाकी वज़ीर के तौर पर हलफ लिया, उसके बाद उनकी मुलाकात भी हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी से। और बाकी मामला फिर आगे इलेक्शन कमीशन पर जो तनकीद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बददस्तूर फ़ॉरेन फंडिंग केस, आज भी अनवर मंसूर साहब पेश हुए, उन्होंने जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की पोजीशन क्या, उसके इख्तियारात क्या हैं, ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में। सर सर जी, मुझे तो नहीं लगता शामी साहब कि हमज़ा शहबाज साहब का जो हलफ बर्दारी का मामला है वो इतनी जल्दी या आसानी से तय होगा, इसके बावजूद कि बड़ा वाज़े ये जो अदालत ने जो फैसला किया है उसमें 3 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जी। सजेस्टेड, एडवाइज्ड और प्रपोज्ड। सजेस्टेड क्या करेंगे? मशवरा दिया। एडवाइस नसीहत की, मतलब एडवाइस तो एक टेक्निकल लफ्ज़ है। अच्छा। और प्रपोज्ड तजवीज़ दी कि गवर्नर शैल एंश्योर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब either himself or through his nominee in terms of Article 255 of the Constitution on or before 28/4/2022। ये है शेल, यानी मैंडेटरी है, गवर्नर को बहरहाल इसकी तामील करनी है। जनाब इरफान कादिर साहब मुमताज़ माहिर कानून है, उनको जहमत दी थी, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। आपको सर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शामी साहब, ये ऑन और बिफोर यानी या तो आज ले लें या 28 से पहले कल ले लें। अब ये कन्फ्यूजन ये है कि जो आपने शेल के लफ्ज़ की ताबीर की, शेल से पहले सुजेस्ट और एडवाइस और प्रपोज किया जा रहा है। ये इसी तरीके से वज़ीर आज़म भी एडवाइस करते हैं ना सदर ममलकत को, और उनकी एडवाइस बाइंडिंग होती है, उसको वायलेट नहीं कर सकता सदर ममलकत। तो बहरहाल इरफान कादर साहब ये बताइए कि अगर गवर्नर साहब अपनी जगह खड़े रहे तो फिर क्या होगा? देखें, इस तरह की चीज पाकिस्तान में कम से कम मेरी होश में कभी नहीं हुआ इस तरह से कि एक पार्टी जो है अपनी अक्सरियत शो करती है और अक्सरियत से उनका चीफ मिनिस्टर जो है मुंतखब होता है, और गवर्नर साहब रिलक्टेंट होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तो ओथ ही नहीं दिलाना, और वो हीले बहाने करते हैं। तो शामी साहब, आप खुद इतना तजर्बा रखते हैं और जामी साहब भी माशाल्लाह, उनसे भी मैं बड़ा मुतासर हूँ। तो आप खुद ही सोचें कि इस तरह की चीज जो है कि वो आइन में तो साफ तौर पे ये चीज दर्ज है कि ओथ जो है वो चीफ मिनिस्टर ने लेना है, और वो ओथ गवर्नर ने नहीं लेना, चीफ मिनिस्टर ने लेना है। और गवर्नर को सिर्फ नामजद किया गया है कि गवर्नर साहब वो ओथ दिलाएंगे। तो लिहाजा अगर आप आईनी प्रोविजन की लेटर और स्पिरिट देखें तो लेटर ऑफ द लॉ में तो ठीक है कि गवर्नर साहब ने ओथ दिलाना है, लेकिन अगर गवर्नर साहब लेटर ऑफ द लॉ को फॉलो नहीं करते और अपने उस ओथ को भी फॉलो नहीं करते जहां वो कहते हैं कि मैंने कानून की और आइन की पासदारी करनी है, तो क्या वजीर आला जो है फिर वो आइन की स्पिरिट को सामने रखते हुए ओथ नहीं उठाएंगे? तो मेरा कहना यह है कि बिल्कुल वो फिर भी ओथ उठाएंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, अगर इस तनाजर में आप देखें तो लाहौर हाई कोर्ट खुद किसी शख्स को नॉमिनेट नहीं कर सकता था? नहीं, मैं बताता हूं आपको। जी, मैं कहता हूं रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, अगर गवर्नर साहब फिर भी उनको ओथ भी नहीं देते और अब भी रोड़े अटकाते हैं, तो गवर्नर को तो एक प्रोटेक्शन है आर्टिकल 248 में, जिसके तहत के गवर्नर जो है वो जवाबदेह नहीं है हाई कोर्ट को। बिल्कुल। लेकिन गवर्नर जो है अगर वो
हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्शन तो बिल्कुल दे सकती है, लेकिन उस डायरेक्शन को इन्फोर्स नहीं कर सकती, बाइंडिंग नहीं कर सकती। हाई कोर्ट अगर उस डायरेक्शन को इन्फोर्स नहीं भी कर सकती तो बहर कैफ चीफ मिनिस्टर पे तो पाबंद है ना कि वो ओथ उठाएं। तो लिहाजा आइन का जो प्रोविजन है उसकी अगर स्पिरिट आप देखें, लेटर तो वो फॉलो नहीं कर रहे, गवर्नर साहब नहीं ना कर रहे, लेकिन चीफ मिनिस्टर पे तो लाजिम है कि वो स्पिरिट फॉलो करें। लिहाजा चीफ मिनिस्टर साहब को स्पिरिट को फॉलो करते हुए उस प्रोविजन की सारी असेंबली के सामने, सारी कौम के सामने ओथ उठा लेना चाहिए। बस किससे अब ओथ, आइन में जो ओथ दिया हुआ उसको पढ़ दें, बस उन्होंने तो ओथ लेना है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि कोई नुमाइंदा। यही तो मैं कह रहा हूँ, शायद मैं आपको समझा नहीं सका। जी 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 जी, वाज़े कर दें, इसको रिपीट करता हूं। जी जी, वाज़े कर दें कि आइन में वजीर आला ने ओथ लेना है गवर्नर के सामने, लेकिन लेना वजीर आला ने है। अब अगर गवर्नर साहब जो है उन्होंने फैसला कर लिया आइन को वायलेट करने का, तो उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर साहब तो ओहदा बरा तब तक नहीं होते जब तक वो ओथ लेते नहीं, उन पे तो फिर भी लाजिम है ओथ लेना। लेकिन तो क्या ये जो स्पिरिट होगी आइन की वो पूरी होगी? स्पिरिट के तहत गवर्नर फिर सबके सामने, पूरी असेंबली के सामने ओथ ले लें और पूरी कौम के सामने ओथ ले लें, और वो उससे एटलीस्ट वो अपने जो ओथ का जो उन पे जो एक लाजिम है ओथ लेना, उनकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो एक ड्यूटी है, वो उसको पूरा कर देंगे। तो मोमेंट वो सबके सामने ओथ उठा देते हैं, और गवर्नर जो है वो मुर्तकिब होंगे आइन से रूगर्दानी के। उनके खिलाफ जब वो गवर्नरी से उतरेंगे तो इसकी प्रोसीडिंग्स जो है उनके खिलाफ आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो गवर्नर है उन पर तो तौहीन का या कोई भी ऐसा मामला उसका इतलाक तो नहीं हो सकता। तब तक नहीं। तौहीन अदालत जो है वो जरा सोचने वाली बात है, लेकिन तौहीन अदालत में और भी मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इरफान कादर साहब ये बताइए जी जी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर वजीर आज़म के खिलाफ हो सकती है, हालांकि वजीर आज़म को भी इस्तिस्ना हासिल है, तो क्या वैसा ही इस्तिस्ना गवर्नर का है? नहीं, वो शामी साहब आप शायद इस बात से शायद वाकिफ नहीं है। वो जो वजीर आजम साहब को जो तौहीन अदालत लगाई गई थी ना जी, जिस दिन लगाई थी उसी दिन मैंने कहा था ये ऑर्डर वर्ड अब इनिशियो है और गलत है और नहीं हो सकता। और उसके बाद जब फहमीदा मिर्जा साहब के पास ये मामला आया तो उन्होंने जब मुझसे पूछा कि उनको तौहीन अदालत जो है क्या सही लगाई गई है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल गलत लगाई गई है। उसके बाद जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक बेंच बना के उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और तौहीन अदालत को सही करार देने की कोशिश की, गिलानी साहब तो का मामला, हाँ गिलानी साहब का, मैंने फिर भी नहीं माना। और उसके बाद मेरी बात जो है वो सदर साहब तक पहुंची और सदर साहब के वहां ये फैसला हुआ कि गिलानी साहब इस्तीफा देंगे क्योंकि ऑर्डर गलत है सुप्रीम कोर्ट का। लिहाजा इंस्टीट्यूशनल क्लैश को अवर्ट करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बड़ा दिल दिखाया और इस्तीफा दिया, कोर्ट के गलत ऑर्डर को नहीं माना। अगर वो मानते तो वो अपने ओथ से रूगर्दानी करते। ये सारी असल हकीकत किसी को पता ही नहीं। तो असल में हो ये रहा है इरफान कादिर साहब के इसी मामले की तावील को सामने रखते हुए पीटीआई के जो अहदेदारान है वो ये समझते हैं कि वो उनके नज़दीक भी शायद फैसला दुरुस्त नहीं है और वो अपने हलफ और अपने ओहदे से बिल्कुल ना 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 प्लीज 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 यहाँ पे आप पीटीआई को उधर खड़ा कर रहे हैं जहाँ मैं खड़ा था। नो, मैं जहाँ तब खड़ा था वहां आज सुप्रीम कोर्ट खड़ी है और जहाँ सुप्रीम कोर्ट कल खड़ी थी वो यूसुफ रजा गिलानी के केस में वहां पीटीआई आज खड़ी है। क्योंकि आइन के प्रोविजन को सामने रख के देखे ना तो मेरी बात ठीक थी और सुप्रीम कोर्ट की तब गलत थी और आज पीटीआई की गलत है और सुप्रीम कोर्ट की ठीक है। क्योंकि इरफान कादर साहब मुताबिक जो भी बात करेगा वो ठीक हो। कोई जहां भी खड़ा हो, मसला ये है कि हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे। 25 रोज तो हो गए, कल 26 हो जाएंगे जब हम सिर्फ सरीहन आइन को फॉलो करेंगे। और आइन में ये नहीं है कि माइनॉरिटी पार्टी जो है वो हाईजैक कर ले मेजॉरिटी पार्टी को, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए हम मौकफ मान लेते हैं कि पीटीआई का मौकफ ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हमें पूरा रीजन आउट करना चाहिए। हमें अपने माइंड को बंद नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जी पीटीआई का मौकफ ठीक है। तो अगर पीटीआई का मौकफ ठीक है तो आइंदा जब भी पाकिस्तान में नई हुकूमत आएगी, जब भी नई अक्सरियत आएगी, जब भी नो कॉन्फिडेंस होगा, तो जो पिछली जो आउटगोइंग है उनका स्पीकर और उनका गवर्नर और उनका वजीर आजम बैठ जाएंगे और सदर भी कहेगा और गवर्नर भी कहेगा हमने ओथ नहीं दिलवाना, और वो इस प्रोविजंस जो है आइन के फिर ये रिडंडेंट हो जाएंगे। ये उसका जवाब है। अच्छा, इस फैसले में सर मुख्तसर बताइएगा कि मोर ओवर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के भी ये कहा गया कि वो फैसिलिटेट करें। एक सेकंड सॉरी,
मुझे एक जरूरी बात मेरे जहन से निकली है, सदर पाकिस्तान ने आज फाइनली अपने आप को दुरुस्त कर लिया है और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ओथ दे दिया। गवर्नर साहब को वो क्लू लेना चाहिए फौरन, क्योंकि अब उनको ओथ देना चाहिए। अब कोई चीज अमर माने नहीं है कि गवर्नर ओथ ना ले, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ओथ ले लिया। ठीक। और वो भी वही सूरत हाल है वहां पे जो यहाँ पे, क्योंकि वहां भी एसेंशियली तो ये कहा जा रहा है ना कि गैर मुल्की साजिश हो गई। तो गैर मुल्की साजिश अगर हो गई है तो उसका फैसला तो पीटीआई ने नहीं करना, और उसी का शाखसाना यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि गैर मुल्की साजिश हो गई। तो ऐसी साजिश जो है वो अगर सदर साहब के भी, अब सदर साहब भी उसके आगे उसको नहीं मान रहे, तो और वो साजिश किसी ने भी नहीं मानी, ना अदालतों ने मानी है, ना हमारे इदारों ने मानी है, ना हमारे पाकिस्तान के सारी सियासी ग्रुपों ने मानी। तो अब ये गवर्नर जो है अकेले जो खड़े हैं, या इस्तीफा दें, नए गवर्नर आए, और या उनको ओथ दें। गवर्नर के पास अब कोई रास्ता नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब इरफान खालिद साहब आपके कीमती वक्त का। दो अहम मामलात हैं फैसले में सर। जो पहला पैराग्राफ है उसके एंड पे लिखा गया है कि वेयर एज द प्रोविंस ऑफ पंजाब इज बीइंग ऑपरेटेड विदाउट द फंक्शनल गवर्नमेंट फ्रॉम द लास्ट for the last 25 days since the acceptance of the resignation of the then Chief Minister Mr. उस्मान बुज़दार। यानी वो जो नुक्ता गवर्नर साहब उठा रहे हैं कि इस्तीफ़ा गैर कानूनी है, इस्तीफ़ा तो मंजूर हो चुका है। देखें ना, हाई कोर्ट के फैसले में लिखा है कि वो तो इस्तीफ़ा कबूल हो चुका है। एक बात। दूसरी, गवर्नर पंजाब ने अब आइनी माहिरीन का इजलास बुलाया, और तीसरा अजहर सदीक साहब का मैं बयान उनसे मंसूब देख रहा था कि वो गालिबन इस फैसले को इसके खिलाफ कोई अपील या इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। सदर मुमलकत ने भी जुज़वी इस्लाह की अपनी, यानी उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से तो हलफ ले लिया, लेकिन जो एडवाइस है वजीर आजम की गवर्नर की रिमूवल के लिए, उसको उन्होंने अभी तक कबूल नहीं किया। और वो एडवाइस बाइंडिंग कितने दिनों के लिए होती है? वो 15 दिन उसको मौखर कर सकते हैं। तो उसके लिए 15 दिन की बात शायद हो रही है। तो ये अल्टीमेटली मैं तो ये समझ रहा था कि अदालत जो है वो खुद किसी शख्स को नॉमिनेट कर देगी कि आप उसका हलफ उठाएं। और ये डिप्टी स्पीकर ने, क्योंकि ये सारी कार्रवाई मुकम्मल की थी, और स्पीकर के खिलाफ भी तो तहरीक अदम एतमाद है, स्पीकर के खिलाफ भी है, कल इजलास भी हो रहा है। नहीं, इजलास तो जो हो रहा है ना कल, उसमें फिर हंगामा होगा। उसमें वजीर आला का जो इंतखाब है उस पर बहस होगी जी, एजेंडा तो अभी तक ही बता डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो ज़ेर बहस आएगी या नहीं आएगी, अभी तक एजेंडा मौसूल नहीं हुआ। लेकिन उस पर इस्तेहकाक कमेटी जो है उसने कार्रवाई शुरू कर दी है। उसने आईजी जो है उसको नोटिस जारी किया है, वो आईजी आज अदालत में पहुंचे हैं, अदालत ने उसमें इंटरव्यू किया है। तो अब ये एक मुझे लगता है कि एक मसला जो उलझन थे में एक और दूसरी उलझन और उलझन दाखिल होती जाएगी, उलझन की कड़ी बनती जा रही है, और उलझनों पर मबनी कड़ी। अदालत को क्लियर कट ऑर्डर देना चाहिए था, लेकिन अब देखते हैं कि हो सकता है कि गवर्नर साहब जो हैं या सदर साहब जो हैं वो गौर कर लें सारी सूरत हाल पर और हलफ कल हो जाए। हम कतई तौर पर तो नहीं कह सकते कल नहीं होगा। उम्मीद अलबत्ता, आसार अलबत्ता ऐसे दिखाई नहीं देते जो हमारी चीमा साहब से उम्मीद रखनी चाहिए कि होगा, आसार अगरचे नहीं है। आसार अगरचे नहीं है, क्योंकि हमारी जो गुफ्तगू हुई थी उसमें वो यही तावीलें दे रहे थे और वो कहते हैं वो डट के खड़े हैं। एक ब्रेक सर पहले लेने, छोटी सी ब्रेक आ गई है, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं। तो शामी साहब की बात एक अधूरी रह गई, वो सुनते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी हमजा शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी के मामले की। गवर्नर क्या हलफ लेंगे या कोई नुमाइंदा नामजद करेंगे? इरफान कादिर साहब ने अपनी तजवीज़ पेश की कि सीएम खुद हलफ ले सकते हैं असेंबली के सामने, लेकिन इसकी क्या हैसियत होगी, ये भी एक डिबेटेबल इशू। और ब्रेक से पहले शामी साहब एक दिलचस्प नुक्ता उठाना चाह रहे थे। पहले आप ये है कि हमारे दोस्त खुशनूद अली खान साहब, जी हाँ, बड़े मुमताज़ नवीस हैं। हाँ जी, तो उनका मैं एक देख रहा था व्लॉग, उसके ऊपर यूट्यूब पर, तो उन्होंने कहा कि जब परवेज़ इलाही साहब जो हैं, जब उन्होंने रेफरेंस दायर किया है उन अरकान पर पीटीआई के जो मुनहरिफ है, जिन्होंने वोट डाले, जी जी, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि परवेज़ इलाही साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि असेंबली का इजलास बाकायदा हुआ है। जी, ये बड़ा अहम नुक्ता है वैसे। उसमें वोट डाले गए हैं, जब ही तो उन्होंने कार्रवाई का आगाज किया, और उसमें हमजा शहबाज जो हैं मुंतखब हुए हैं।
तभी तो अगर उन्होंने वोट डाले हैं तभी तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और वो वोट उन्होंने कबूल किए हैं और तो अगर कार्रवाई कर रहे हैं ना। अगर वोट उन्होंने डाले नहीं है तो फिर कार्रवाई का वोट वैलिड नहीं है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो फिर सकती? ये जो गवर्नर की पोजीशन है या पीटीआई की पोजीशन है, इस नुक्ते की बुनियाद पर वो पोजीशन तो अपनी जगह नहीं रहती। तो रेफरेंस जो है, क्योंकि इनकी पोजीशन ये है कि ये सारा इंतखाबी अमल ही गैर आइनी गैर कानूनी है, क्योंकि इस्तीफा ही दुरुस्त नहीं था। तो फिर या एक इस बात पे मान लें या दूसरी बात मान लें, तो उन्होंने दो आदमी बहस कर रहे थे। मेरा ख्याल है जहां अपना फायदा किसी भी जमात को या फरीक को हो रहा है, तो इतना कट हो जाती है। वो दो आदमी बहस कर रहे थे कि वजू के बगैर नमाज नहीं होती। अच्छा, तो उसने कहा हो जाती। हमारे यहाँ वैसे ऐसी बहसें बड़ी हो जाती है। कैसे? उन्होंने कहा मैंने पढ़ी और हो गई। हो गई। हाँ, तो वही बात है। तो फिर हमजा शहबाज साहब ये करें कि मैं मुंतखब हो गया हूँ, असेंबली के सामने हलफ उठाता हूँ। स्पीकर साहब हलफ ले सकते थे, अब भी ले सकते हैं, और हाई कोर्ट नॉमिनेट कर सकती है। नहीं, अब तो देखें मसले का हल तो निकलना चाहिए ना। देखें ना, अब अगर ये फैसला चैलेंज होता है और यहाँ से भी कहाँ चैलेंज होगा? अजहर सदीक साहब से मंसूब में बयान होगा कि वो शायद इस पर कोई इतराज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट फिर शायद जाएगा। नहीं, अभी तो डिवीजन बेंच पे जा सकता है और वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन कितने दिन लग जाएंगे? एक नुक्ता ये भी है ना, कब तक खैर बनाएगी? और एक नुक्ता ये भी तो है ना सर कि जो सदर ममलिकत को भी फैसले में पैराग्राफ 3 में कहा गया है कि वो फैसिलिटेट करें और उसको तेज-तर करें, देखते हैं ना, तेज-तर करें इस अमल को। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा वो भी क्या करते हैं इस मामले में। और एक इतला ये भी दो सहबाब दे रहे हैं कि गालिबन पीटीआई की नज़र इस मामले पर है कि वो जो रेफरेंस भेजा हुआ है मुनहरिफ अरकान के खिलाफ, उसकी अगर कार्रवाई मुकम्मल हो जाए और तब तक इस मामले को खींचा जा सके तो फिर शायद हालात तरह तरह के हीले बहाने हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। वो भी तो मेजॉरिटी इफेक्ट हो जाए। यहाँ जो उनके नंबर गेम है उसमें उनको सदमा पहुंच जाएगा ना, अगर लोग जो हैं इतनी बड़ी तादाद में कम हो जाएंगे। ठीक, दूसरा सर अहम मामला ये है कि कप्तान हैं लाहौर में आज, और यहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन से उन्होंने वान इकबाल में खिताब किया है। शफकत महबूब साहब भी वहाँ थे, उनकी क़यादत भी वहाँ मौजूद थी, पुरजोश उनका मजमा वहाँ मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि वो अपने वर्कर्स को यहाँ तैयार करने आए हैं इस्लामाबाद की कॉल के लिए, जल्द वो देंगे, और को चाहते हैं कि 20 लाख के करीब लोग फिर इस्लामाबाद पहुँचें ताकि अपने मुतालबात मनवाए जा सकें। असली आज़ादी उनका मकसद है। उनकी तकरीर में ये जुमले उन्होंने बयान किए। और इलेक्शन कमीशन पर अलबत्ता वो बार बार बरस रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज जो फॉरेन फंडिंग केस था इलेक्शन कमीशन का, उसके सामने अनवर मंसूर साहब वकील थे पीटीआई के, वो पेश हुए। उन्होंने बरमला इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया है और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तीनों जमातों के केसेस बैक वक्त सुने जाएँ। चीफ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया किसी पार्टी के केस में ताख़ीर नहीं हो रही, ना होगी, और फैसला मेरिट पर होगा। हमें नहीं देखना बाहर 5 बंदे आए या 5 लाख बंदे आए। तो इस वक्त सर पीटीआई का इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तो एहतजाज जारी ही जारी है, उसके ख़िलाफ़ ट्रेंड्स भी जारी हैं। अगला उनका जो हदफ है, जो ऑलरेडी इंटैक्ट है, वो इलेक्शन कमीशन है। उसके ख़िलाफ़ कल इमरान खान साहब ने ट्रेंड चलाने की भी बात की थी, मुहिम चलाने की भी बात की थी, और आज भी बात की। और अब इलेक्शन कमीशन के सामने भी अनवर मंसूर साहब ने कहा कि अब जाने का है। अब कहते हैं वो कल मरियम नवाज शरीफ और जो हमजा हैं उन्होंने भी तो यहाँ वर्कर्स से आता जी, वो भी इन एक्शन हमें दिखाई दिए हैं। बड़ा एक चार्ज क्राउड था, पुरजोश लोग थे वहाँ भी, और उन्होंने खान साहब के लत्ते लिए हैं, उन पर तनकीद की है। देखिए, ये वीटो तो किसी के पास नहीं है, ना खान साहब के पास है ना उनके मुखालफिन के पास है, और दोनों अपनी अपनी ताकत जो है उसका सही इस्तेमाल करें तो ये बेहतर होगा। अब खान साहब जो हैं वो लगे हुए हैं इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने के लिए, नकुम्बर महमूद दिलशाद साहब भी उसको टारगेट कर रहे हैं जी। अब ये बात भी जो है ये मैं नहीं समझता कि कोई उनको ज़ेब देती है, क्योंकि जो आईनी अदारे हैं उनको अपना काम करना है। आपका मुकदमा ज़ेर समात है उनके सामने, तो फिर हाई मॉरल ग्राउंड तो नहीं रहती ना आपके पास। आप कमर दिलशाद से पूछते, कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमर साहब ये बताइए मुझे कि जो इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह उस पर हमले हो रहे हैं, तनकीदें हो रही हैं और वज़ीर कराम बयान जारी कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, क्या कानून ने उसको कोई इख्तियार नहीं दिया कार्रवाई करने का? यानी वो खामोश तमाशाई के तौर पर बस देखता रहेगा? नहीं शारी साहब, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में सारे हालात का जायजा लेने के बाद
उन पर एक तौहीन अदालत का केस बनाने के बारे में वो सोच विचार कर रहे हैं। उनकी मीटिंग भी चल रही है, प्रोसीजर भी चल रहा है, तमाम लॉ को भी देख रहे हैं और उनके पास इख्तियार तो बेपना है। उनके पास वही इख्तियार हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो तौहीन अदालत के जो इख्तियार अदालत उज़्मा के पास हैं, अदालत आलिया के पास हैं, वही इलेक्शन कमीशन के पास हैं। वही आइन के आर्टिकल 204 वही इख्तियारात हैं जो अदालत उज़्मा के पास है, जैसे अदालत आलिया के पास है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बाकायदा तमाम जायजा ले रहा है और इसके मुताबिक वो इमरान खान को नोटिस जारी करने के बारे में बाकायदा कार्रवाई हो रही है। आइन की आर्टिकल 204 के तहत भी उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जारी करने का सोचा जा रहा है और साथ ही इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 है, वो भी उसमें भी यही लिखा गया है कि अगर कोई शख्स या पार्टी इलेक्शन के पाकिस्तान पर तस्दीक या तजरीर करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है और वो 3 साल की सजा दी जा सकती है उस कानून के तहत, एक्ट के तहत। और तौहीन अदालत में भी सजा दी जा सकती है। और उसके बाद ये दोनों जो है पहलुओं पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान गौर कर रहा है और 1-2 दिन में इसके बारे में फैसला सामने आ जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लेवरेज होता हुआ जा रहा है और जहाँ तक उनका है हंगामे करना, अब पूरे पाकिस्तान से हमने रिपोर्टें मंगाई तो सब जगह से पूरे पाकिस्तान में जहां इलेक्शन कमीशन के दफातर है उनका कहीं 50 थे, 60 थे, कराची में 150-200 आदमी थे और यहाँ इस्लामाबाद में 200-250 थे। आप देखे ना शामी साहब, 3 कौमी असम्बली की सीटें हैं PTI के पास, उनका तो कोई वोटर बाहर नहीं आया। वो 250-300 आदमी आए, वो नारे मार के चले गए। उस पर इलेक्शन के पाकिस्तान की सेहत को कोई असर नहीं है। जहाँ तक फॉरेन फंडिंग केस है वो बहुत सही तरीके से जा रहा है। तमाम रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने हासिल कर लिया है कि जिस वो सामने आएगा तो बिल्कुल जो है हालात बिल्कुल दूध कबूत पानी का पानी हो जाएगा। तमाम बड़ी मेहनत की है मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन ने, तमाम रिकॉर्ड ले लिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी आ गया है, अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट भी आ गई है, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट भी आ गई है और वो सबसे बड़ा अहम खतरनाक केस जो है वो 11 ऐसे अकाउंट हैं जिस पर कि तहरीक इंसाफ ने लाताल्की का जाहिर किया। उस पर तकरीबन 80-82 करोड़ रुपए आया। इसमें ये अपना असद कैसर है, ये अब्दुल रशीद मियाँ साहब जो है लाहौर के, इमरान इस्माइल है, अली जैदी है, इनके फंड में पैसा आया है। वो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सारा रिकॉर्ड अपनी तहरीर में ले लिया और वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भेजा। इमरान खान जो परेशान है, रंजीदा है ना, वो सबसे बड़ी उनको ये खतरा नजर आ रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में उनकी पार्टी जो है वो ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आकर कालदम हो सकती है और नेशनल कमीशन पाकिस्तान भी इनका सिंबल वापस ले सकता है, इनकी पार्टी के रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर सकता है और हुकूमत पाकिस्तान भी आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई कर सकती है। ये तो उसलिए परेशान है वो, इसलिए ये तो कुंवर साहब मुमकिनात हैं। ये बताएं, जो एक पॉपुलर बयानिया है उसमें ये खान साहब तावील दे रहे हैं कि चूंकि 3 बड़ी पार्टियों का एक ही नौयत का ऑलमोस्ट केस है तो उसे बेअख्वा क्यों नहीं सुना जाता, उनके साथ क्यों ताख़ीर की जा रही है और हमें क्यों डे टू डे सुना जा रहा है। ये वो नुक्ता आवाम को बता रहे हैं जो कि उनके चाहने वाले से बाय कर रहे हैं। इमरान खान इस मामले में बड़ा गुमराह कौन स्टेटमेंट दे रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस आई है नवंबर 2014 से शुरू हुआ है और जो पीपल्स पार्टी और मतलब नवाज के बारे में जो आया वो 2017 में, उसकी स्क्रूटनी कमेटी अलहदा काम कर रही है। और इसी तरह जो बाकी जो पार्टियां हैं, 15 पार्टियां जो हैं सियासी पार्टियां, उनके फंडिंग के लिए एक तीसरी स्क्रूटनी कमेटी काम कर रही है। वो बैक वक्त तीनों कमेटी काम कर रही है। इमरान खान की ख्वाहिश ये है कि इसको सब क्लब कर दे, इकट्ठा कर दे। इकट्ठा कैसे कर दे, उनके अलहदा मामले हैं तो आपके अलहदा मामले हैं। 3 कमेटियां जो है वो काम कर रही है और तीनों कमेटियों को तारीखें मुकर्रर की है, किसके 10 मई है, कि 15 मई है, 18 मई है, सबकी तारीखें मुकर्रर हो चुकी है, नोटिस भी जारी हो चुके हैं। तो ये तो कहना वो गुमराह कौन बयान दे रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। ये 2014 केस है, वो 2017 केस है, ये सारे मामला चल रहा है सारा मामला। बहुत शुक्रिया जनाब कुंवर दिलशाद साहब आपके कीमती वक्त का। 20 लाख बंदा अब लेके जाना चाह रहे हैं। इस्लामाबाद खान साहब तैयारी करवाने आए हैं कारकुनान की और बड़ा 20 लाख ले जाएं, 30 लाख ले जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, कानून जो है ना, उसकी लड़ाई कानून के दायरे में लड़ी जाती है। इस मुल्क में एक साबिक़ वज़ीर आज़म फांसी चढ़ चुका है, एक सर्विंग वज़ीर आज़म कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा पाके
अपने ओहदे से सुबकदोश हो चुका है। एक दूसरा वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के नतीजे में इख्तदार छोड़ने पर मजबूर हो चुका है। जी हाँ। तो जो कानून है वो अपना रास्ता खुद लेता है, ठीक, और उसको आप रोक नहीं सकते। सही। आप इसलिए जो लड़ाई कानून की है, जब आपको दफा करना है कानूनी तौर पर, वो वहां तैयारी कीजिए, वहां सामना कीजिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, वक्त कम है। देखिए अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हलफ आज ले लिया है। भुट्टो खानदान का दूसरा वज़ीर खारजा, यानी पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और भुट्टो जो थे बिलावल भुट्टो जरदारी 1963 में वज़ीर खारजा बने थे। ये उनकी पहली अपॉइंटमेंट। इससे पहले वो कॉमर्स मिनिस्टर थे। कॉमर्स मिनिस्टर थे। और वो जो सिकंदर मिर्जा और यूफा की कैबिनेट थी, उसमें उन्होंने हलफ उठाया था। और 1928 की उनकी पैदाइश है, और 1963 में, ये 35 साल की उम्र में वो वज़ीर खारजा बने थे। और बिलावल भुट्टो जरदारी, उनसे भी कम उम्र, वो 1988 मैं कहा सितंबर 1988 को पैदा हुए, और आज 2022, यानी वो 34 बरस के हुए। 34 बरस की उम्र में उन्होंने, और नाना उनके 35 बरस के थे, उन्होंने वज़ारत खारजा का हलफ उठाया है। तो हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, बड़ी खुशी हुई है, और अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए मुल्क की खिदमत करने की, और एक रोशन मुस्तकबिल जो है वो उनका मुंतज़र है। अब देखें, ये जो हम बातें तो करते हैं ना, ख़ानदानों पर भी तनकीद करते हैं, जो ख़ानदान हैं वो भी, सियासी जमातें हैं वो भी एक मुल्क को जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। तो पाकिस्तान की जो गैर मामूली सूरत हाल रही है, उसमें को ख़ानदानी सियासत ने भी फ़रोग पाया है, लेकिन उसके कुछ मफासिद भी हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि ये ख़ानदान जो हैं वो कौमी सियासत कर रहे हैं और कौम को जोड़ रहे हैं। चलें, और इसी तरह शरीफ ख़ानदान का भी रोल है, इसी तरह रज़ादारी और भुट्टो ख़ानदान का भी है, और ख़ुद इमरान खान जो है अपने तौर पर वो भी तो कौम को जोड़ रहे हैं ना। बिल्कुल जोड़, वो भी एक, देखिए, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं, मुल्कगीर। तो ये जो वक्त अब कम नस्ली और लिसानी, इस पे तो बहस किसी और तासुबात से ऊपर उठ के ये लोगों को जोड़ने वाले जो लीडर हैं, वो असासा हैं, चले उनकी हिफाजत की जानी चाहिए, और वो खुद भी हिफाजत करें अपनी। असासे सर याद आया, वक्त कम है। आज मेरे उस्ताद गिरामी एक दरवेश खुदामस प्रोफेसर डॉक्टर जहांगीर तमीमी साहब की 5वीं बरसी है। आज ही के दिन 2017 में वो इस दुनिया से रुखसत फरमा गए थे। अल्लाह ताला उनकी उनका जिक्र हमने 2017 में भी किया, और हर बरसी पर भी बड़ी उन्होंने तहकीक करके किताबें लिखी हैं। वो दस्तयाब नहीं है, उनकी बाकायदा शात का इंतज़ाम कभी नहीं हुआ, तो रिसर्च के लिए ही वो मौजूद थी। वो तो साउथ एशिया सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ में मौजूद थे, उसकी जिम्मेदारी है। तो ये जामिया पंजाब छापे, और ताकि वो लोग उनसे इस्तेफादा कर सकें। और मेरे ख्याल जामिया पंजाब को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और दूसरे जो अशाती अदारे हैं वो भी इस तरफ तवज्जो दे सकते हैं। मैंने अपने तई तो हम कुछ तालिब इल्म ने कोशिश की थी कि उनकी जो कुतब हैं वो मुतल्लिका तरीन जो जगहें बनती हैं पाकिस्तान में, वहाँ पहुँचाई जा सकें ताकि लोगों को इल्म हो सके। और उसके बाद ही हम ये मुतालबा या तजवीज़ दे रहे हैं कि ये फरमाइश की जा रही है। जामिया पंजाब के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर साहब, वो बड़े बाज़ौक़ शख्स हैं, उम्मीद है वो तवज्जो फरमाएंगे इस तरफ। ठीक, तो अल्लाह उनके सर दर्जात बुलंद फरमाए। आज उनकी 5वीं बरसी थी, उनसे बहुत फैज़ पाया, इल्मी तौर पर भी, सहाफ़ती तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।